सो हाय गाइस, दिस इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये एक चैप्टर है जो इन डेप्थ में तो आपको नहीं पढ़ाएगा, बट आपकी एक होलिस्टिक व्यू, एक जो आइडिया है कि इस चैप्टर में होता क्या है, इस सब्जेक्ट में होता क्या है, उसके बारे में बताएगा। सो एज द नेम सजेस्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्टडी जो सेमीकंडक्टर में हम करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और फिर जब इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो कि डिजिटल सिग्नल्स के साथ डील करते हैं उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। अब डिजिटल सिग्नल क्या है? जो सिग्नल्स 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं या फिर किसी दो स्टेट्स में फॉर्म रिप्रेजेंट करे जाते हैं उसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। अनलाइक द एनालॉग सिग्नल्स जो कि एक पर्टिकुलर रेंज में कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू, मतलब कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक। तो अब बात आती है कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो इसमें मैंने कुछ लगभग 16-17 मेन पॉइंट्स बनाए हैं। उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनिशियल इंट्रोडक्टरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी होती है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम बूलियन लॉ। तो बूलियन का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम दो वैल्यूज में उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रू या फॉल्स, ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा स्टेटमेंट जिसकी रिजल्ट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसको बूलियन बोलते हैं। ठीक है। अब हम ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि बूलियन लॉ को हमने तीन चीज़ों में डिवाइड किया है, लाइक तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो कि कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है, लाइक 0 या 1 जैसे नल या आइडेंटिटी। दूसरा जिसमें यूनरी ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे ट्रांसफर और कॉम्प्लीमेंट, जैसे बफर एंड नॉट रेस्पेक्टिवली। फिर देन बाइनरी ऑपरेटर जिसमें एंड और एंड रेस्ट ऑफ द आपके लॉजिक गेट्स और रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस इसमें आ जाते हैं। द पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट अगर एक बुलियन एक्सप्रेशन में n वेरिएबल्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? 2 raised to the power n। राइट। अब सेकंड जो मेन पॉइंट आती है इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो होते हैं आपके लॉजिक गेट्स, बफर, नॉट, एंड और एक्सॉर, एक्सनॉर। ठीक है। और आपके नैंड एंड और, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉरी फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं आपके। और इनको तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। बेसिक जिसमें आपके एंड और नॉट आते हैं, और यूनिवर्सल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जिसमें आपका एंड और नॉर आता है। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके थ्रू हम बाकी गेट्स को भी रियलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें नैंड के थ्रू एंड गेट बनाना है तो हम उसको बना सकते हैं, और उसके लिए हमें कितने गेट्स लगेंगे? नैंड के 2 गेट्स लगेंगे। सिमिलरली हमें अगर एक्सॉर बनाना है तो हम 4 नैंड गेट्स को यूज़ करके हम एक्सॉर रियलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली हम नॉर गेट्स के थ्रू भी बना सकते हैं। इन केस अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हम कितने यूज़ का गेट कितने नॉर गेट्स का यूज़ करके इन नॉट एंड और बाकी सब गेट्स को बना सकते हैं। राइट। तो हमने क्या देखा? हमने बुलियन लॉज देखे, फिर हमने देखा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, जो कि बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशंस की ऑपरेशंस के काम आता है। जैसे आपने देखा होगा एक्स प्लस बाई का बार जो है वो कैसे होगा? एक्स बार इंटू वाई बार। तो इसमें क्या होता है कि जो हम इंटरचेंज कर देते हैं प्लस और प्रोडक्ट, यानी कि सम और प्रोडक्ट के साइंस को इंटरचेंज कर देते हैं, और जो हमारे इन्वर्ट या फिर हमारे के जो बार होते हैं उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए इस चैप्टर के तो वो होता है ऑल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप नैंड गेट बना रहे हैं। नैंड गेट का आपका लॉजिक गेट क्या होता है? ये उसका जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? एक्स इंटू बाई का बार। अगर हम डी मॉर्गन लॉ लगाएं तो एक्स बार प्लस बाई बार का इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। बट हम सेम लॉजिक, हम सेम एक्सप्रेशन इसके थ्रू भी तो डिराइव कर सकते हैं, जिसमें और गेट है और आपके बबल्स लगे हुए हैं एक्स इन बाई पे। अब बबल्स क्या होते हैं? बेसिकली बबल्स होते हैं जब आप किसी भी गेट के इनपुट के आगे उसको इन्वर्ट कर देते हैं इनपुट जाने से पहले, तो उसको बबल बोलते हैं। तो इसको ऑल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स बोलते हैं। अब इसका काम क्या पड़ा हमें, ये सोचने वाली बात ये है। तो एक बात तो है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं तो इस हिसाब से इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं, और हैंस ये काफ़ी वाइडली यूज़ करे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एंड है तो मैं उसको बबल लगा के और से भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, नॉर को बबल लगा के एंड से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एंड को बबल लगा के नॉर से, और का बबल लगा के हम नैंड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स। अब हम देख सकते हैं बाकी के कॉन्सेप्ट जो है एस ओ पी एंड पी ओ एस फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस।
तो बेसिकली क्या होता है, सो एज द नेम सजेस्ट एसओपी बोले तो सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस बोले तो प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग के मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स जो वेरिएबल्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं और फिर हम उन मल्टीप्लाइड टर्म्स को सम कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और वाइस वर्सा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से और हम प्रोडक्ट ऑफ सम को डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से, यानी कि आपका ये और ये जो आपका ये होता है पीओएस होता है, इसमें हम जीरो वाले टर्म्स काउंट करते हैं और आपके जो एसओपी होता है इसमें हम वन वाले टर्म्स काउंट करते हैं। अब देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि मिन टर्म्स जो होते हैं जिसको एसओपी टर्म्स भी बोलते हैं, उसका इन्वर्ट होता है मैक्स टर्म्स जो पीओएस होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। अब हम नेक्स्ट चीज पे जो आते हैं वो होती है मेरी ड्युअलिटी। अब ड्युअलिटी क्या होता है, बेसिकली हम लोग का कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसका एक डुअल एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकते हैं। वो डिराइव करने का क्या फॉर्मूला है, हम जो प्रोडक्ट और सम के साइंस है उनको इंटरचेंज कर दें और अगर जीरो या वन अगर उस एक्सप्रेशन में आते तो उनको भी इंटरचेंज कर दें। अब हमें लगेगा कि यार इसकी हमें ज़रूरत क्या थी बेसिकली, तो इसकी हम आगे देखेंगे ज़रूरत हमें, हम जो बाकी के लॉस पढ़ेंगे और बाकी की चीज़ें जो हम पढ़ेंगे आगे उसमें इसका काफ़ी यूज़ आएगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये बात याद रखनी है कि इसको अगर हम डुअलिटी फाइंड करनी है तो हम कैसे करना है, ये स्टेप्स को यूज़ करके। और इसी चीज़ में आप एंड और लॉजिक का भी देख सकते हैं। अगर आपको एंड लॉजिक का डुअलिटी फाउंड करना है और इसका बेसिक प्रोपोर्शन अगर x इंटू एक्स आ रहा है तो उसका रिजल्टेंट भी x होगा। अगर x इंटू जीरो है तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा, x इंटू वन इज इक्वल टू एक्स एंड x इंटू एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। सेम वी कैन सी फॉर द और लॉजिक गेट। ठीक है, अब इसमें आके और भी काफ़ी लॉज आता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डिफरेंट डिफरेंट लॉज। तो एक बात यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैंने स्टार भी वहाँ कर रखा है, इसको ज़रूर याद कर लें, जैसे a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो इसको काफ़ी याद रखें। अब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट डुअलिटी के बाद जो इस चैप्टर में हमारे पास आता है वो होता है हम लोग का सेल्फ डुअलिटी। सेल्फ डुअलिटी हम कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन सेल्फ डुअलिटी फॉलो करता है तो कैसे उसको पता लगाएं। उसको पता लगाने के हम लोग के पास दो तरीके हैं। पहला बात, क्या वो फंक्शन न्यूट्रल है, और दूसरा बात, क्या उसमें कोई ऐसा टर्म है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अगर न्यूट्रल फंक्शन की बात करें तो अगर उसके मिन टर्म्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स है, यानी कि उस एक्सप्रेशन के रिजल्टेंट पर जितने जीरोज हैं और जितने वन हैं अगर उनकी संख्या इक्वल है तो हम उसको न्यूट्रल फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर न्यूट्रल फंक्शन नहीं है तो सेल्फ डुअलिटी नहीं होगी, पहली कंडीशन वहीं पे क्रॉस हो जाएगी, तो हम उसको सेल्फ डुअलिटी वाले को आगे चेक नहीं करेंगे। द नेक्स्ट टर्म इज नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट कंडीशन इज नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म। तो इसमें क्या है, आप इस तरीके से मान लीजिए आप कोई भी अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ लिखते हैं, ए बी सी थ्री तीन वेरिएबल्स हैं, उनकी पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं 0 to 7, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक लिखते हैं। तो उसमें अगर किसी भी दो एक्सप्रेशंस का, जैसे मान लीजिए ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू सी का बार जैसे 0 होता है और ए बी सी का 1 होता है 7 होता है वैल्यू, अगर किसी भी दो एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 7 होती है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो डुअलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखना है, पहली बात तो न्यूट्रल फंक्शन होना चाहिए और कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म नहीं होना चाहिए। द एट्थ कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर इज डिजेनरेटिव फॉर्म। अब आप इसको देखिए कि ये जो मैंने फिगर बनाई है, हम इस सेम फिगर को इसके थ्रू भी रियलाइज कर सकते हैं। हम लोग के एक्स वाई जेड एक एंड लगा हुआ है एंड देन उसका रिजल्टेंट एक दूसरे एंड गेट में जा रहा है जिसका एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ रहा है, माफ कीजिएगा। सेम इसको हम इसलिए इस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो गेट्स लगे हैं, दो लेवल्स बन रहे हैं, तो इसको हम दो लेवल कह देते हैं, और यहाँ पे क्योंकि सिंगल गेट है तो इसको हम वन लेवल कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिंगल गेट वाली फॉर्म है इसकी डीजेनरेटिव फॉर्म जी वाली है जिसमें दो लेवल्स लगे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव फॉर्म। और इसको एंड फॉर्म की तरह से भी हम लिख सकते हैं। हर तरह की लॉजिक गेट में पॉसिबल नहीं है, कुछ ही गेट में पॉसिबल होती है, इसलिए हम इसको डीजेनरेटिव फॉर्म लिखते हैं। अब कई सारे डीजेनरेटिव फॉर्म्स होते हैं, इसको याद रखा जा सकता है, जैसे एंड और, नैंड एंड, नैंड नैंड, नैंड नॉर। इनकी डीजेनरेटिव फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं और इनके अलावा जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो डीजेनरेटिव होती हैं। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ये जो मेन 8 है इनको, इनके अलावा बाकी सारी जितनी फॉर्म्स हो सकती हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो डीजेनरेटिव हो सकते हैं। अब इसको याद रखने के बहुत सिंपल तरीका है, एंड नैंड नॉर और। ठीक है, देन अगेन and, NAND, NOR, OR. Then again we will go from here and, NAND,
नॉर, और, एंड, नैंड, नॉर, और। सो आपने देखा कि जैसे मैंने कर्सर इसमें यूज़ किया उसके थ्रू हम आपको यूज़ कर सकते हैं। और एक बात आपने इसमें और याद आप ऑब्जर्व करी होगी कि ये वाला जो टर्म है एंड और, इसका ही डुअल फॉर्म और एंड यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपको ये चार भी याद है तो इनके डुअल फॉर्म्स भी अगर आपको याद हो जाएंगे तो इनमें से जो भी टर्म्स दे रखे हैं वो डिजेनरेटिव फॉर्म्स नहीं होती है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा कि एक्स वाई का जो एक्सॉर होता है उसका अगर इन्वर्ट लें तो एक्स इंटू वाई का नॉर एक्स नॉर होता है। सेम गोज अगर हम इंडिविजुअल टर्म का भी अगर इन्वर्ट लें तो उसका भी रिजल्टेंट जो एक्स बार वाई नॉर एक्सॉर जो आएगा, या फिर एक्स बाई बार जॉर जो आएगा एक्सॉर जो आएगा, वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई एक्स नॉर के बराबर होगा। बट अगर इंडिविजुअल अगर इसके ऊपर लगे हुए हैं तो एक्स बार एक्सॉर वाई बार, तो वो उस किसके बराबर होगा, एक्स वाई के एक्सॉर के बराबर ही होगा, उसमें कोई टर्म्स नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, आपको अगर मतलब फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप ये जो वैल्यूज दे रखे हैं एक्स और वाई बार की, जो एक्स और एक्स नॉर की जो वैल्यूज दे रखी हैं, आप इसकी लॉजिक वैल्यूज याद कर सकते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पे सब एक्स लिखा है एंड जिस तरीके से एक्स बार 1 और 0 लिखा है उसी का इन्वर्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, जो कि अब एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक्स जॉर इज इक्वल टू एक्स नॉर का बार इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इवन, और अगर ऑड वेरिएबल्स हैं तो उसमें हमें कोई भी बार लगाने की जरूरत नहीं है, द एक्स और इज इक्वल टू एक्स नॉर। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, या एक्स वाई का एक्सॉर जो है उसका अगर हम बाहर लेते हैं तो एक्स वाई का एक्सनॉर के बराबर होता है। हाउएवर इफ वी टेक द थ्री टर्म्स तो उसमें हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखनी चाहिए। द 12th concept of this chapter is, this is the beginning of the introduction of the digital electronics। तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट लेने की बात करते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट किसी एक बूलियन एक्सप्रेशन का कैसे ले रहे हैं। तो रिमेंबर हमने किसी भी पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि किसी भी ड्युअलिटी निकाली जाती है किसी भी एक्सप्रेशन की, तो हमें कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए भी हमें यही करना है कि हमें कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले डुअल फॉर्म निकाल लेते हैं, जिसे हमें पहले से ही पता है, जिसमें हम डॉट या फिर प्लस के साइन को इंटरचेंज कर देते हैं, या फिर 0 या 1 है तो उसको इंटरचेंज कर देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है हमारा, जो हम लोग की इंडिविजुअल टर्म्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये दोनों स्टेप्स करने के बाद हम लोग के कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं लॉजिक टाइप्स। बेसिकली हम जो जिस भी तरह के एक्सप्रेशंस लिखते हैं उसकी जो हम वैल्यूज लिखते हैं उसको हम दो लॉजिक टाइप में लिख सकते हैं, एक तो पॉजिटिव लॉजिक टाइप और एक नेगेटिव लॉजिक टाइप। पॉजिटिव में क्या होता है कि हम हाई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाइस वर्सा हम नेगेटिव लॉजिक में देखते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर आपका नेगेटिव नैंड है या फिर नेगेटिव एंड है तो उसका पॉजिटिव और या फिर पॉजिटिव नॉर होगा। नैंड के लिए नॉर, एंड के लिए और। सेम अगर पॉजिटिव एंड है तो उसका नेगेटिव, उसका एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ और। ऐसे करके हम बाकी के भी देख सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो आता है वो होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम के मैप भी डिराइव करते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। बट फिलहाल इसमें जानने वाली बात क्यों इतनी है कि अगर हम एक्स और वाई के वेन डायग्राम को इंटरसेक्शन अगर देखते हैं तो ये एक्स रिप्रेजेंटेड है, ये वाई से रिप्रेजेंटेड है। और अगर इसमें देखें तो इसमें एक्स, अगर हम केवल इतने पोर्शन को देखें तो इसमें एक्स है, बट इसमें जो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन है हम उसको हटा देते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स इंटू बाय का बार बार। ठीक है, जो कॉमन मिडिल टर्म वाला इंटरसेक्शन है उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स इंटू वाई। और ये इस वाले टर्म की जो वाई वाला सेक्शन है जिसमें से एक्स टर्म ओवरलैप कर रहा है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स बार इंटू वाई। और जो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इसको हटा दें तो उसको क्या लिखते हैं, एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, इस वेन डायग्राम को याद रखें, इसका आगे यूज आएगा। फिर हमारे कुछ बूलियन लॉज होते हैं, जैसे हमारा कॉम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, जो कि आपने पहले भी बेसिक मैथमेटिक्स और काफ़ी जगह पढ़ा होगा। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी काफ़ी कॉमन है, बट इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू कॉमा ब्रैकेट एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस जेड का मल्टीप्लीकेशन, लाइक एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन और न्यूमेरिकल्स में काम आता है। Then we can see the De Morgan's law as I explained you earlier. Then हमारा एक आता है consensus law।
इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप ए बी प्लस ए बार इंटू सी प्लस बी सी देख रहे हैं। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए तो दोनों टर्म्स में आ रहा है और ए का इन्वर्ट दोनों टर्म्स में आ रहा है, और जो थर्ड टर्म है जिसमें ए नहीं आ रहा है उसको हम रिडंडेंट मानते हैं, यानी कि ये किसके बराबर है, ए बी प्लस ए बार इंटू सी, ये इसके बराबर है। ठीक, फिर हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो है के मैप। तो बेसिकली के मैप क्या है, हम लोग का कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको ग्राफिकल फॉर्म में लिखने के लिए, उसको सेलुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम के मैप का यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम इस मैप के थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को काफ़ी सिंपली डिराइव, मतलब सिंपली इनको वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ए बी सी तीन वेरिएबल्स हैं हम लोग के पास, तो एक के मैप में कितने सेल्स होंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे। अगर आपके n वेरिएबल्स हैं तो 2 इंटू टू इज टू द पावर n सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 हम लोग के पास वेरिएबल्स थे तो 2 टू द पावर 3 सेल्स होंगे हम लोग के पास, यानी कि 8 सेल्स होंगे जो कि इस के मैप में दिखाए हुए हैं। अब हम लोग के पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, उनकी तीनों की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकाला जाए तो ये 8 वैल्यूज उनकी निकल के आती है। ये उसी 8 वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन है और फिर हम इसके थ्रू डिफरेंट वैल्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हो गया हम लोग का, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, मान लीजिए एसओपी फॉर्म में ये हम लोग का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम लोग के पास जहाँ भी वैल्यूज दे रखी है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, और इनको मिन टर्म्स भी कहते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग के पास के मैप है, हम लोग के पास ये एक्सप्रेशन है, हमने 1 की वैल्यूज रख दी। उसके बाद हमें लूपिंग करनी है। लूपिंग हमें करनी है प्रायोरिटी की फॉर्म में। प्रायोरिटी किस फॉर्म में चलेगी, ऑक्टेट, उससे नीचे क्वाड, फिर उससे नीचे डुअल फॉर्म। हमें ग्रुपिंग ज़रूर करनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ग्रुपिंग के चांसेस हैं हमें वहाँ वहाँ ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद हम इन दोनों के एक्सप्रेशन जो हमने लिखे हैं ग्रुपिंग करके, उनके एक्सप्रेशन को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसके और इसके एक्सप्रेशन को लिखा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी और सी बार। अब इसमें से क्या चेंज हो रहा है, इसमें से सी वाला टर्म चेंज हो रहा था, एक्चुअली ये ए बार इंटू बी बार इंटू सी है, तो सी टर्म चेंज हो रहा था तो हमने उसको हटा दिया। तो जो टर्म चेंज होता है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब फिर जो हमने इस टर्म के लिए यहाँ पे लिखा और फिर जो बाकी की ग्रुपिंग थी लूप था हमने उसके लिए यहाँ पे लिखा, उसका फिर फाइनल रिजल्टेंट जो आता है वो हम लोग का इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होता है के मैप का। तो यहाँ पे पहले क्या देखा था, पहले लूपिंग, देन उसके बाद एलिमिनेशन। अब क्या होता है कि हम लोग को 1 जो है हर बार ग्रुपिंग में नहीं आता है, कभी कभी ये सिंगलेट भी बन जाता है, तो इसको सिंगलेट बनने के नहीं बनना हम लोग का एम रहता है। तो अगर हम लोग के पास अगर ऑप्शन है कि अगर इसको किसी दूसरे लूप के साथ जोड़ा जा सकता है तो जोड़ देगा उसको। हालांकि अगर मान लीजिए पहले के लूप के एलिमेंट्स अगर ऑलरेडी किसी लूप में या ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा एक्सप्रेशन है जहाँ पे दूसरा 1 है जो मतलब अगर किसी दूसरे लूप के साथ दूसरे 1 के साथ जुड़ के एक लूप बना ले तो हम वैसे कर सकते हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल टर्म है जिसका किसी के साथ भी लूप नहीं बन रहा है या ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे, उसका एक्सप्रेशन वैसे का वैसे ही लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें रिडंडेंट ग्रुप्स का आता है। जैसे मान लीजिए हमने ग्रुपिंग बनाई और ऐसा एलिमेंट जो कि बाकी ग्रुप में भी आ रहा है, ठीक है, तो उस ग्रुप को हम रिडंडेंट ग्रुप कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास एक 4 वेरिएबल्स का के मैप है, उसमें हम लोग का एक क्वाड बन रहा है जिसके सारे 1 एलिमेंट जो है वो बाकी ग्रुप्स में भी आ रहे हैं। तो जो मेन हम लोग का जो क्वाड जो सेंट्रिक या फिर जो भी हम लोग का क्वाड का ग्रुप बन रहा है उसको हम रिडंडेंट ग्रुप कहेंगे, क्योंकि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देन देयर कम अ डोंट केयर कंडीशन, जिसमें इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे मान लीजिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो के मैप की वैल्यूज डाल रहे हैं उसको या तो 0 डाल रहे हैं या 1 डाल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा हो सकता है कि हम लोग के पास अनप्रडिक्टेबल इनपुट है जिसका अनअकॉर्ड आउटपुट है, तो हम उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, हम इसको अपने फेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि x का क्या होगा। तो हम x को ग्रुपिंग करने के लिए अगर हम एक स्टेबलाइज फंक्शन बना पा रहे हैं या फिर एक मोर रिड्यूस्ड फंक्शन बना पा रहे हैं तो हम उसका वहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। एंड नीचे यहाँ पे लिखे थे कुछ और थ्योरम्स, बेसिकली मैं आपको बताना भूल गया था बूलियन लॉज में, जो ट्रांसपोजिशन थ्योरम, एब्जॉर्प्शन लॉ और आपका रिडंडेंट लिटरल रूल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ये 3 एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई रिकमेंड यू टू लर्न दिस बाय हार्ट। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन दिस चैप्टर इज इम्प्लीकेंट्स। सो बेसिकली इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, जो भी ग्रुप्स होते हैं, अगर के मैप में कोई भी ग्रुप अगर पॉसिबल है तो हम उसको प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं, ठीक है। जो भी पॉसिबल ग्रुप है उसको प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे। बट अगर ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट ग्रुप जिसमें कोई एक ऐसा 1 है जो किसी और ग्रुप में नहीं आया है,
तो हम उसको कहेंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। और अगर ऐसा ग्रुप जिसके प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की वैल्यू 0 है तो हम उसको साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे। और ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट जो कि अभी प्रोसेस में है उनको हम सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में आ जाता है। अब जैसे हम इम्प्लीकेंट की बात कर रहे हैं तो वैसे ही एक हम लोग का मिड टर्म भी होता है, जैसे मैंने आपको इस के मैप में बताया। तो बेसिकली के मैप का हर वो एलिमेंट जो कि वन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है वो एक मिड टर्म होता है। बस प्रोवाइडेड उसकी कंडीशन ये होती है कि उस टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। इम्प्लीकेंट भी कुछ ऐसा ही होता है, इम्प्लीकेंट भी के मैप की वन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल हो। तो हम कह सकते हैं कि हर एक मिड टर्म इज एन इम्प्लीकेंट, बट हर एक इम्प्लीकेंट एक मिड टर्म नहीं है, ठीक है, मिड टर्म नहीं है। जैसे कि आप एक्सप्रेशन नीचे देख सकते हैं, तो इसके हर एक टर्म्स जो भी हैं के मैप के वो इम्प्लीकेंट कहलाएंगे, बट ये सारे के सारे मिड टर्म्स नहीं कहलाएंगे। मिड टर्म्स होने के लिए हम लोग के जैसे मान लिया 3 वेरिएबल का हम लोग के पास एक्सप्रेशन है, तो हम लोग के हर एक ग्रुप लिटरल में ये जितने भी लिटरल्स हैं सारे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम पहले की मैप देख रहे थे तो ये जो हमने जो फॉर्म देखी थी एसओपी फॉर्म थी, जैसे मैंने आपको बताया था। बट अगर हम एक इसकी दूसरी फॉर्म भी रियलाइज कर सकते हैं जो कि पी ओ एस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म ऑफ के मैप होता है। तो अगर हमें पी ओ एस फॉर्म चाहिए के मैप की तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमें एस ओ पी से बनाना है तो हमें इंटरचेंज कर देना है इसके प्रोडक्ट और सम की वैल्यूज, एंड देन हमें इंडिविजुअल वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये के मैप है, ये एस ओ पी फॉर्म में है, तो हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग के एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये है कि अगर हमारे पास हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल हम लोग के जो गेट्स है, जैसे मान लीजिए एंड और है, हम उसको यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू बना सकते हैं नैंड और नॉर के थ्रू। बट हम बूलियन एक्सप्रेशंस को भी हम नैंड और के थ्रू नॉर के थ्रू बना सकते हैं। उसको बनाने का क्या तरीका है, हम लोग के पास जो भी एक्सप्रेशन है उसका पहले डबल बार लेना है, फिर डबल बार लेने के बाद जो उसका इंटरनल बार है उसको एक्सपैंड कर देना। तो जैसे मान लीजिए अगर नैंड और एस देना है तो उसको तो डायरेक्टली ऐसे कर देना, बट अगर नैंड और पी आना है तो उसको हमें एडिशनल एक स्टेप क्या लेना पड़ता है, जो हम लोग का एक टर्म एक एक्स्ट्रा टर्म कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं एक एडिशनल टर्म है, उसको हम वेरिएबल मान के फिर बाकी इसके साथ उसको सेम दोनों स्टेप्स को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। सेम गोज विथ NAND SOPOS and NOR SOR SOP and NOR SOPOS। तो ये था हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ओवरव्यू। आई होप कि मतलब मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि एक ओवरव्यू देने का, बट इन केस आपको कुछ जानना हो या कुछ समझ में ना आया हो तो यू कैन रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर टू गिव यू अ रिप्लाई एंड then I'll come again with the further chapters of the digital electronics. Till then, bye.